वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के सामने जी गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत क्लास 12 के क्रैश कोर्स के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसे हम कहते हैं ठोस अवस्था, आज उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा और इतनी अच्छी तरह से कि आप लोग यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से सॉल्व कर सके। और बहुत ही ईजी है, हमारे कुछ ट्रिकों को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से, हमें उम्मीद है इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यदि आपके पास एग्जाम में आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चले हम लोग शुरुआत करें और देखें कि इससे हम कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसमें खास करके इस वीडियो में आप लोग को 10 साल का 10 सालों के जो क्वेश्चन आया हुआ है, जितना मैं पढ़ाया हूं, जिस टॉपिक को पढ़ाया हूं उस टॉपिक के अंतर्गत उसको मैंने इसमें वीडियो में क्वेश्चन के रूप में डाला है। फिर क्या होगा विस्तृत, क्या होगी आगे, आप देखें हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो चले हम लोग स्टार्ट करें। ओके, देखिए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए यहां पर जो पीपीटी बनाया है उसमें दोनों दिया है, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम, ताकि दोनों के बच्चे ही माध्यम के बच्चे इससे लाभ उठा सकें। तो मैंने क्या किया है कि हिंदी भी बताया है और जो चीज कॉमन है उसको केवल इंग्लिश में लिखते गया है और मुझे उम्मीद है कि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। आए देखिए हमने लिखा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में मैंने देखिए इंग्लिश में भी उसी का जस्ट रूपांतरण करके हिंदी में लिखा है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। और ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर विस्तृत हम चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं जो 12th क्लास में है, टाइप ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के प्रकार। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, पहला को कहते हैं क्रिस्टल और दूसरा को नॉन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल ठोस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिस्टल ठोस किसे कहेंगे और नॉन क्रिस्टल ठोस किसे कहेंगे। कहता है वैसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति, गौर कीजिएगा, वैसा ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति द्वनांक क्वथनांक निश्चित होता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। ऑटोमेटिक है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, वैसा ठोस जिसका द्वनांक क्वथनांक और ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है उसे नॉन क्रिस्टल कहते हैं। अब एग्जाम में गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस बात को खास करके गौर कीजिएगा कि इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन करता है। आपको क्रिस्टल का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन नॉन क्रिस्टल का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए और इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपको मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आता है। ध्यान कीजिएगा, इसमें 3 चीज ध्यान रखिएगा। नॉन क्रिस्टल में याद रखिएगा रबर, प्लास्टिक, कांच मीन्स ग्लास, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 3 चीजों की जानकारी होती है। नॉन क्रिस्टल में आप 3 चीज जानिएगा, पहला रबर, दूसरा प्लास्टिक और तीसरा कांच या ग्लास कहते हैं, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके बाद बाकी दिखाई दे तो आप उसको कहिएगा क्रिस्टल। नॉन क्रिस्टल में क्या 3 चीज। इतना गौर मैं इसलिए करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पर पूछता है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, निम्नलिखित में कौन नॉन क्रिस्टल है। अब देखिए जैसे कि दिया हुआ है यहां पर, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास, कॉमन साल्ट। तो अभी आपको बताया कि 3 चीज याद रखना होगा, क्या, रबर, प्लास्टिक, ग्लास या कांच। तो ऑटोमेटिक है
अक्रिस्टलीय क्या होगा? ग्लास। क्लियर? तो आपने देखा कि हमने केवल एक एग्जाम्पल याद रखा तो हमने आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, आइए आया हुआ है, देख लीजिए BSEB 2013 में, अर्थात ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। इतना ही नहीं, इससे संबंधित लगातार आया है, जरा गौर कीजिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2013 में पूछा है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा, केवल मैंने एक पॉइंट बताया आपको, अवश्य कितना पूछा। देखिए 2013 में पूछा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है विकल्प हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। अक्रिस्टलीय क्या होगा? कांच। क्या याद बोला था ना मैंने? 3 चीज याद रखना होगा, कांच, प्लास्टिक, रबर। देखिए कांच आ गया 2013। अब गौर कीजिए 13 के बाद 17 में भी पूछा है क्या? देखिए इसी क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अब इसमें फिर दे दिया ग्रेफाइट, क्वार्टज, ग्लास। ग्लास मीन्स क्या होता है? कांच। क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। अब फिर आ गया आप लोगों के सामने ग्लास, तो अक्रिस्टलीय क्या हो जाएगा? ग्लास। मैंने 3 ही चीज याद करने के लिए बोला है, ग्लास, रबर और प्लास्टिक। अभी देखिए 2013, 2017 और 2020 में भी पूछा है। देखिए क्या पूछा है? क्रिस्टलीय ठोस है। अभी आपको मैंने बताया था ना, कांच, रबर आ गया, इनमें से सभी लिखा हुआ है, ये नहीं होगा तो बचा कौन? हीरा। तो हीरा क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, कांच, सिलिकॉन कार्बाइड। फिर ये क्वेश्चन किया है 2021 में, 2021। आप इस प्रकार से गौर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन 10 साल का है उसमें अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय से संबंधित क्वेश्चन किया है, और हम केवल 3 पॉइंट याद रखते हैं, कांच, रबर और प्लास्टिक। कांच को ग्लास इंग्लिश में कहते हैं। यदि 3 याद रखें तो हम लोग ये जान जाएं कि ये 3 चीज अक्रिस्टलीय ठोस है। अब बाकी दिया रहेगा तो हम लोग उसको क्रिस्टलीय में मानेंगे। तो ये था आप लोग को नॉन क्रिस्टल और क्रिस्टल के बारे में, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब आए जरा, अब इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़े। पहले हमने जाना कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया 2 प्रकार का, एक क्रिस्टल और दूसरा नॉन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के बारे में मैंने जानकारी दिया, नॉन क्रिस्टल के बारे में जानकारी दिया, और इससे संबंधित बोर्ड में, बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम आसानी से बिना याद किए सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया। अब इसके बाद हम जानेंगे कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल को बंधन के जो उनके अवयवी कण है, अवयवी कण आप लोग समझते हैं, तो अवयवी कणों के बंधन के प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा कोवलेंट क्रिस्टल, तीसरा मोलिकुलर क्रिस्टल और चौथा मेटल क्रिस्टल। आयनिक, कोवलेंट, मोलिकुलर एंड मेटल इंग्लिश में कहते हैं इसको, और हिंदी में भी उसी तरह से है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, क्योंकि इसी का हिंदी हमने बोल दिया। अब आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, यदि एक मैं बता दूं तो बाकी आप लोग ऑटोमेटिक एक डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या कहता है? वैसा क्रिस्टल, गौर कीजिएगा, वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन होते हैं तथा जो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जितने हैं सारे के सारे आयनिक क्रिस्टल हो गए, जैसे NaCl, MgCl, H2SO4,
MgSO4, यानी कि जितने भी हैं ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड, आयनिक क्रिस्टल हो गए, कोवलेंट क्रिस्टल। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल, उसी तरह से परिभाषा, अतः वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु होते हैं तथा जो सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं उसे कोवलेंट क्रिस्टल कहेंगे। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, यानी सहसंयोजक यौगिक जितने भी हैं सारे के सारे कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर आ जाएंगे। अब आता है तीसरा मोलकुलर, नाम से ही है मोलकुलर क्रिस्टल, यानी वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अणु होते हैं जो कमजोर वंडर वाल्स बल से बंधे होते हैं उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आई, बर्फ क्या होता है, जल के ठोस अवस्था में रहता है तो वो भी क्रिस्टल होता है, लेकिन वो कमजोर, उसकी जो बंधन होती है अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो कमजोर होता है, वंडर वाल्स बल होता है। तो वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अणु होते हैं और जो कमजोर वंडर वाल्स बल द्वारा बंधे रहते हैं उसे हम लोग आणविक क्रिस्टल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, वाटर आइस, बर्फ। इसके बाद मेटलिक क्रिस्टल, ऑटोमेटिक है, वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धातु होते हैं तथा जो धातु बंधन द्वारा बंधे रहते हैं उसे मेटलिक क्रिस्टल कहते हैं। अब मेटल तो आप लोग जानते हैं ना, धातु जानते हैं, लोहा, जस्ता, टीना, तांबा, ये सारे के सारे जो होंगे क्रिस्टल होंगे वे होंगे मेटलिक क्रिस्टल, यानी धातु क्रिस्टल कहते हैं। तो ये धातु क्रिस्टल हुआ, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, देख लीजिए, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर इत्यादि। अब इसमें दिए हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रिस्टल लाइन सॉलिड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। ये 2020 में पूछा हुआ है, डायमंड, ग्लास, रबर, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसमें कौन सा होगा जो क्रिस्टलाइन होगा। तो आपको अभी अभी बताए, कुछ देर पहले ही बताया एग्जाम्पल में, 3 चीज याद रखेंगे। अक्रिस्टलीय होता है रबर, प्लास्टिक और कांच। तो यहां पर देखिए ग्लास कांच हो गया, रबर हो गया, तो दोनों अक्रिस्टलीय हो गया। ऑल ऑफ दिस की उपरोक्त सभी तो नहीं होगा। इसमें डायमंड क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। इसी तरह से मैंने ये 2017 में पूछा है क्वेश्चन, 17 में भी, और गौर कीजिएगा 2019 में भी। ये 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा है और 2019 कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा है। तो इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमोर्फोस सॉलिड, मतलब इसका अर्थ होता है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, आप ही बताइए। ग्लास शब्द आ गया, या इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए ग्लास आ गया, तो ये अक्रिस्टलीय हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि मैंने कहा 3 ही याद रखना है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, फिर ग्लास आ गया तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद आता है क्रिस्टल और स्पेस लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस का है या स्पेस लाइटिस कहते हैं, कहता है बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के संपूर्ण व्यवस्था को प्रदर्शित करता है उसे क्रिस्टल और स्पेस लाइटिस कहते हैं। क्रिस्टल लाइटिस कहें या स्पेस लाइटिस कहें, यानी बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो संपूर्ण क्रिस्टल की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग कहते हैं स्पेस लाइटिस। देखिए ये चीज मैंने लिखा है। अब इसमें इसका हमने दिया है, आप गौर कीजिए फिगर यहां पर, ये देखिए ये बिंदुओं का सारा प्रतिरूप है और इसी प्रतिरूप को हम कहते हैं स्पेस लाइटिस। जरा आइए बोर्ड पर देखिए, अब इसको बनाना आसान है। कितना आसान है देख लीजिए, हम यहां पर कर दिए, ठीक है, एक तरफ ये लेकर चले जाएं,
ये भी थोड़ा सा एक तरफ ले, और ये हमने बना दिया यहाँ से ऐसे। अब आपको जब फिगर बनाना होगा तो 3 या 4 लाइन खींचिएगा, गौर कीजिएगा, इसके पैरेलल 1 2 3, और इसके पैरेलल भी जो ये दिए हैं लाइन, इसी लाइन को पकड़ते हुए इसके पैरेलल हम खींच लेंगे। देखिए ये लाइन के पैरेलल खींच लिए, ठीक है। और ठीक इसके पैरेलल भी 3 लाइन हम खींच ले, खींच लिए। अब इसके पैरेलल हम ये तीनों लाइन को मिला दें। आप लोग चाहें तो 2 लाइन मिलाएं, 3 लाइन मिलाएं, ये आपके ऊपर है। फिर इसके पैरेलल उसी तरह से हम लोग 3 लाइन खींचेंगे, और खींचते हुए जस्ट इसके पैरेलल निकल चले जाए, और जितनी जगह है उसको बिंदु के रूप में दे देंगे। तो बिंदुओं के इसी प्रतिरूप को हम लोग स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। अब आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं? नाम ही है यूनिट, मतलब इकाई। और आप लोग इकाई का परिभाषा फिजिक्स में जानते ही हो कि यूनिट किसे कहते हैं। तो कहता है कि क्रिस्टल जालक यानी स्पेस लैटिस का वह छोटा से छोटा भाग जिसके त्रिबिंब बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो आप देखिए, गौर कीजिए कि क्या है। देखिए, ये देखिए, ये गौर कीजिए, यह इसी का ही प्रतिरूप आगे बढ़ते गया है, और इसको बार बार करने से ही संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब ये हो गई आपकी यूनिट सेल। ये हो गया यूनिट सेल। आइए जरा हम लोग देखें पीपीटी पर। देखिए, उसी को मैंने यहां पर फिगर पर ड्रा करके समझा दिया है, इसे यूनिट सेल कहेंगे। अब तो आपको यूनिट सेल की परिभाषा भी मालूम हो गई। अब सवाल उठता है, ये यूनिट सेल कितने होते हैं? मुख्य रूप से यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। हिंदी में सरल इकाई सेल कह देंगे इसको क्या कहेंगे? पिंड केंद्रित इकाई सेल कहेंगे, और इसको कहेंगे फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 होते हैं। इस चीज को जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक रूम में कुल कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं। इन चीजों की अगर जानकारी हो तो इसे हमें समझने में आसानी होगी। तो आप देखिए, गौर कीजिएगा, एक रूम में फलक जो होते हैं 4 तो दीवार होते हैं, आपको मालूम है 4 दीवार होते हैं। एक ऊपर होता है और एक फर्श होता है। अगर हम इसको ये मोबाइल के थ्रू से समझें तो एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फलक कितने होते हैं? फेस होते हैं 6। कोने कितने होते हैं? गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा कि 8 कोने होते हैं और 6 उसका फेस होता है। फलक को हम इंग्लिश में फेस बोलते हैं। तो फेस होते हैं।
तो कहता है वैसा इकाई शेल, वैसा यूनिट शेल जिसके सिर्फ कोने पर अवयवी कण उपस्थित रहता है उसे सिंपल यूनिट शेल कहते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है वैसा इकाई शेल जिसके कोने पर ही केवल क्या रहते हैं, अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, उसे हम, ये देखिए यहां पर इंग्लिश में लिखा है कॉन्सोनेंट पार्टिकल्स, मतलब अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, उसे हम सिंपल यूनिट शेल कहते हैं। उसी तरह से जस्ट लाइक है बॉडी सेंटर, कहता है कि वैसा इकाई शेल जिसके कोने के अलावे उसके केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित रहते हैं उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल कहते हैं। इसलिए मैंने इसका फिगर में जब बताया है तो देखिए केवल कोना दिया है, 8 को कोना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने पर वही कर दिया है, तो ये हुआ सिंपल यूनिट शेल। दूसरा है आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल, कहता है ठीक उसी तरह से दिए हैं कि सच ए यूनिट शेल इन एडिशन टू इट्स corner a consonant particles is also present in its center, it is called a body centered unit shell। मतलब वही अभी बताए कि वैसा यूनिट शेल जिसके कोने के अलावा उसके केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल कहते हैं। जैसे कि नीचे में देखिए हमने दिया 8 कोने पर दिया है और एक केंद्र में दिया, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल। फेस सेंटर्ड यूनिट शेल, नाम से ही स्पष्ट है, फेस सेंटर्ड यूनिट शेल, फलक केंद्रित इकाई शेल, इसका परिभाषा भी उसी तरह से होगा। वैसा यूनिट शेल जिसके कोने के अलावा प्रत्येक फलक पर भी एक अवयवी कण उपस्थित रहते हैं उसे फेस सेंटर्ड यूनिट शेल कहते हैं। तो ऑटोमेटिक है, इसके 8 कोने पर भी रहेंगे और कितने फलक होते हैं 6, तो 6 फलक पर भी रहेंगे। देखिए इसमें मैंने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हुए। देखो एक ऊपर एक नीचे, एक इस दीवार पर एक इस दीवार पर, एक सामने वाली दीवार पर और एक पीछे वाली दीवार पर, इस तरह से 8 अवयवी कण इस पे कोने पर आते हैं और 6 होते हैं 6 फलक पर। अब आता है नंबर ऑफ एटॉम इन द यूनिट शेल। अब आता है यहां पर कि नंबर ऑफ एटॉम इन यूनिट शेल, यानी कि तीनों प्रकार के यूनिट शेल हैं उनमें कितने एटॉम उपस्थित रहते हैं। इसको जानने के लिए जरा हम लोग एक रूम पर गौर करें। आप मान लीजिए कि रूम के एक कोने पर एक बॉल रख देते हैं, एक बॉल रखें, अब उससे कितने रूम साझा हो सकते हैं। तो एक रूम तो ये होगा, एक इसके जस्ट बगल में होगा, एक इसके पीछे होगा और एक पीछे वाले को जस्ट बगल में होगा, 4 नीचे हो जाएंगे। और उसी तरह से छत पर बनाइएगा तो उस कोने पर 4 रूम और बनेंगे, कितने बनेंगे 8। तो एक बॉल में 8 गो रूम साझा हुए, मतलब 8 इकाई शेल यूनिट शेल साझे में हुए, तो एक को कितना मिलेगा 1/8। ठीक है, इस चीज को समझाए हैं इसलिए कि हमको इसमें कणों की संख्या निकालना है। तो आइए नंबर ऑफ एटॉम इन द यूनिट शेल, कितने यूनिट शेल में नंबर होते हैं यही चीज मैंने समझाया। तो 8 गुणे 1/8, 8 8 काट दिए, कितना हुआ 1, यानी सिंपल यूनिट शेल में 1 होते हैं। कितने होते हैं परमाणु 1। गौर कीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन जो आएगा इससे संबंधित आएगा। सिंपल यूनिट शेल में दिमाग में बैठा लीजिएगा, कितना होता है 1 एटॉम होते हैं। इसके बाद आएगा बॉडी सेंटर्ड। अच्छा एक बात बताइए, यदि इस रूम में एक बल्ब लटका दिया जाए तो इसकी प्रकाश कितने रूम में जाएगी। बीच में लटका दिया जाए तो सिर्फ इसी रूम में रहेगा, क्लियर, न अगल जाएगा ना बगल जाएगा, यानी किसी में साझा नहीं रहेगा, पूरे के पूरे इसी में रहेगी। तो 8 तो कोने पर हुए, 8 गुणे 1/8 तो 1 हो गया, ये तो समझा चुके हैं। और एक इसके कहां है सेंटर में है 1, यानी टोटल कितने हुए यूनिट शेल में 1 + 1 = 2। अब आया फेस सेंटर्ड यूनिट शेल। फेस सेंटर्ड यूनिट शेल में जो आएगा वो 6 गो फलक होते हैं। अब एक दीवार से कितने रूम तैयार होंगे, साझा होंगे,
तो एक आगे होगा एक पीछे होगा, इसके बाद तो होगा नहीं। मतलब जो फेस पर परमाणु रहते हैं उसमें 2 यूनिट सेल साझे में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक एक को कितना मिलेगा, आधा, सब कोई जानता है। तो 6 फेस है तो एक को कितना मिला, 6 गुणे 1/2, वही चीज मैंने यहां समझाया है। 6 गुणे 1/2 काट दिए तो 3 हुआ ये, कोने पर 1, ये तो समझा ही चुके हैं पहले। यानी इसमें कुल कितने होते हैं, 1 + 3 = 4। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल यूनिट सेल में एटॉम की संख्या 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटॉम की संख्या 2 होती है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटॉम की संख्या 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है और सिंपल यूनिट सेल में सबसे कम होती है। अब आए हम इसको संबंध करें कि जो यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल यहां पर हम लिए हैं, और क्यूबिक का अर्थ आप जानते ही हैं, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, 8 की लंबाई क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। तो हम लोग यहां पर क्यूबिक वर्ड का उपयोग किए हैं, और सबके बीच जो रेडियस है, एटॉम्स की रेडियस है, और गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के जो किनारे हैं उनके बीच में हमने संबंध स्थापित किया है। और संबंध को आप लोग को दिमाग पर रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलें, देखिए हमने मान लिया कि जो गोले हैं उनकी त्रिज्या r है, और इसके जो क्यूब हैं सिंपल यूनिट सेल के, उसके किनारे की जो लंबाई है उसको हमने मान लिया है a। देखिए यहां पर लिख दिया है, माना इकाई सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई l और गोले की त्रिज्या r है। तो अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, चूंकि प्रत्येक कोने पर ही होते हैं, तो ये कोने पर मैंने दिया है, तो इसकी इस गोले की त्रिज्या भी r हो गया, इस गोले की भी त्रिज्या r होगी। अब ये देखिए यहां से यहां की दूरी क्या होगा, a। अब a = क्या होगा, r + r, कितना हो जाएगा, 2r। तो वही चीज मैंने लिखा है, 2r = a। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, यानी कि r = a/2। यानी सिंपल यूनिट सेल में r बराबर होता है इकाई सेल के किनारे की लंबाई बटे में 2, a/2। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने निकाला है, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कोने के अलावा उसके केंद्र, उसके फलक पर भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, एक परमाणु उपस्थित रहता है। तो देखिए मैंने कोने पर भी दिया है और उसके फलक पर भी दिया है। अब इस सबको मिला देंगे तो आप गौर कीजिएगा, इसका r होगा और इसका भी r होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा होगा, ये व्यास है तो क्या हो जाएगा, 2r। तो 2r, r और r कितना हो जाएगा, 4r। क्लियर सबको होगा। तो आइए ये भी देखिए, अब यहाँ पर ये भी मान लिए हैं उसी तरह से, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई a और गोले की त्रिज्या r है। तो परम त्रिभुज ABC। अब ABC में आप गौर कीजिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो जाएगा कर्ण। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और उसी चीज को मैंने यहां किया है। देखिए AC² = AB² प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर अभी आपको समझाया कि 4r है, कैसे है ये भी जानकारी दिया। तो 4r का क्या किए, होल स्क्वायर कर दिए, और ये भुजा है, किसके भुजा है, घन के। तो घन के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा a² और ये भी हो जाएगा a², यानी 2a²। अब ये 2 इधर क्या है, गुणा, इधर आएगा तो भाग, सॉरी ये 2a² को अपनी जगह पर रखा गया है। r का वैल्यू हमको निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना होता है वो अपने जगह पर आता है, बाकी को हम उधर पलट देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 16 है, तो 16 इधर जाएगा, भाग हो जाएगी, तो 2 में 16 डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये a² हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको अंडर रूट किया, अंडर रूट जब हम करेंगे तो देखिए a² बाहर रहेगा, तो a² से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 8 अगर जब बाहर निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा। इसके बाद
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम प्रवेश करते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोने के अलावा उसके केंद्र में भी एक परमाणु रहता है। देखिए मैंने यहां पर एक परमाणु कर दिया। आइए जरा बोर्ड पर समझेंगे इसको और बेहतरीन होगी। अब यही ले लीजिए, इसको यहां पर बना हुआ है, हम इसको लेते हैं। तो हम क्या देंगे भाई, एक गोला यहां दे दिए, एक वो केंद्र में दे दिए और एक इस कोने पर दे दिए। चलिए हो गया। अब होगा तो ये ऑटोमेटिक होगा, कितना होगा आर, ये कितना होगा 2r और ये कितना होगा r। आपको तो क्लियर है। अब आप देखिए ये घन के किनारे जो हैं यही है भाई, और अगर इससे हम मिलाते हैं तो यहीं तक जाएगा, यहीं तक है, कहीं से त्रिभुज तो बन न रही है। तो हम इसको क्या करें कि पहले त्रिभुज बना दें, यहां से डैश 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 कर दें और इसका नाम रखें ए, इसका नाम रखें बी और इसका नाम रखते हैं सी। ठीक है, या ई कुछ भी रख सकते हैं, ई बी सी डी, आपको जो इच्छा है वो रख सकते हैं। तो हमने रखा है ए बी सी, तो हम त्रिभुज ए बी सी मिले, ए बी ई में इक्वल टू, ये तो कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और हो जाएगा ए ई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगी प्लस ये देखिए बी ई स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसमें जो करेंगे ए बी स्क्वायर को ये सॉरी ये लंब हो गया इस पर, ये लंब हुई, तो ये लंब हुआ ए ई, है ना। तो ए ई और ये हो जाएगा बी ई, तो बी ई लंब हो जाएगा, कर्ण होगा ना यहाँ, तो बी ई कर्ण होगी, तो हम लिख देंगे बी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम करेंगे बी ई स्क्वायर कर देंगे, तो बी ई तो हमको मालूम ही नहीं है, तो बी स्क्वायर छोड़ देंगे। ए ई क्या है, ए है भुजा है, तो हम ए स्क्वायर कर देंगे और ए बी स्क्वायर निकाले हैं आर 2r r, तो आर 2r r 2 1 3 1 4 4r के होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ना। भी कंफ्यूजन आर 2r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। हमने इसको मान लिया है a, इसको मान लिया b और यहाँ से यहाँ आया ये c मान लिए, c मान लिए, गौर कीजिएगा। तो ये दोनों लंब हो जाएंगे एक दूसरे पर, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं पहले, ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में ले जाएंगे तो हम लोग को दो प्रॉब्लम खड़ा होती है, केवल हमको ए मालूम है, ये और ये मालूम नहीं है। तो बेहतरीन होगा कि पहले हम इसको निकाल लें, इसीलिए मैंने वहां पर छोड़ दिया, वहां पर लिख रहा था पूरे, डायरेक्ट निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम यहां पर सी मान लें, इसको हम लोग ए बी सी मान लिए, यहां पर डी मान लें, तो बेहतरीन होगा। क्यों बेहतरीन होगा कि क्योंकि हमको ये ना जानकारी है ना इसके बारे में जानकारी है, हमको ये मालूम है कि ये भुजा है ऐसी,
ये डीसी भुजा है तो ये एक त्रिभुज बनता है, तो पहले हम इसी त्रिभुज को लेकर चले और तब उसमें लेकर चलेंगे तो आसानी से हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर डायरेक्ट निकालूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग बनाकर समझाया है आपको कि देखिए ये भुजा है तो ये तो ए है, ये भी भुजा है तो ये ए है, लेकिन इसका और इसको जानकारी नहीं, हम डायरेक्ट निकाल रहे थे तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती, इसलिए हम सोचे कि इसी को निकाल दे पहले। तो देखिए हम लोग लेकर चलेंगे त्रिभुज BDC में, अब BDC में त्रिभुज में लेकर चलेंगे तो गौर कीजिएगा ये भी ए, ये भी भुजा है तो ए होगा, तो हम लोग चलते हैं तो इसमें हो जाएगा BC कौन होगी, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, DC स्क्वायर अब प्लस BD स्क्वायर। अब DC स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं आप ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और BD इक्वल टू भी ए है तो यहां पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको ये मालूम चल गया और ये जानते ही ए है तो इसके निकालेंगे, क्योंकि संबंध दर्शाना है हमको किनारे की लंबाई और त्रिज्या। तो अब यहां पर ये कर्ण की काम करेगा, कर्ण का काम करेगा और ये करेंगे आधार का, तो चलिए करते हैं। R 2R और R कितना हो जाएगा 4R, यहां पर हो जाएगा। अब यहां पहले लिख लेते हैं कर्ण को, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आपको आसानी से मालूम चल जाएगा, उस वक्त मैं डायरेक्ट निकाल रहा था तो मैं तो समझ लेता, आप लोग को दिक्कत होती, इसलिए मैंने एक स्टेप और बढ़ गया। अब इसमें क्या होगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4R का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू देखिए ऊपर ही निकाले हैं 2A तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू रखा है मैंने, और AC A है प्लस A स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ये हो जाएगा 16R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16R स्क्वायर और 2 और 1 3A स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद R स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा 3A स्क्वायर और 16 इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा। अब R को लेकर चलेंगे, R इक्वल टू या R इक्वल टू ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, तो ये अंडर रूट मैंने कर दिया क्या 3/16A स्क्वायर। अब √3 तो बाहर नहीं आएगा तो √3 ही लिख देंगे, और 16 का क्या होता है रूट में के बाहर आएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A स्क्वायर का A, यानी √3/4 या R इक्वल टू √3A/4। ये हो गया आपका संबंध। हमें लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आए जरा बोर्ड पर। तो वही चीज देखिए मैंने यहां पर निकाला है, जो कि मैंने यहां पर निकाला है वही चीज सेम टू सेम यहां पर मैंने दिया है। देखिए सी निकाला A स्क्वायर 2A स्क्वायर आया, फिर A त्रिभुज में ले गए, ये 4R दिया हुआ है, देखिए 4R स्क्वायर करके 3A स्क्वायर किया और वैल्यू निकाला √3/4A। अब आते हैं इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, जिससे पैकिंग की प्रगुणता कहते हैं हिंदी में। मैंने हिंदी न लिखा है, हिंदी में मैं बोल देता हूं, आप लोग को आसानी से इसमें समझ में आ जाएगी। कहता है देखिए, वैसे मैंने नीचे उसका हिंदी में लिख दिया है, क्या लिखा है, इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग परमाणुओं द्वारा अधिकृत रहता है उसे पैकिंग की प्रगुणता कहते हैं। यानी इकाई सेल में परमाणु जितने स्थान घेरते हैं उस घेरे हुए स्थान को पैकिंग प्रगुणता कहते हैं। इसका मतलब एक ही चीज और हुआ, जितना पैकिंग प्रगुणता है उतना स्थान परमाणु द्वारा भर गया, अब बाकी सारे खाली हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। यदि ये परिभाषा अगर उनको याद रहती तो दिक्कत नहीं होती। क्या कि परमाणु स्थान घेरते हैं, जितना पैकिंग प्रगुणता उतना स्थान घेरा गया है, बाकी खाली है। तो इसको निकालने के लिए अभी आपको हमने त्रिज्या और
किनारे घन इकाई शेल के किनारे की लंबाई और त्रिज्या में संबंध बताया है। उस संबंध को ध्यान रखिएगा तो आसानी से निकलती है। देखिए पैकिंग प्रगुणता हमने वही कहा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस, मतलब परमाणुओं द्वारा जो स्थान घेरा गया है, टोटल आयतन है, उस आयतन में यूनिट सेल के आयतन को भाग दे देंगे तो पैकिंग प्रगुणता निकल जाएगा। और प्रतिशत में निकालना है तो आप जानते हैं कितना करना है, 100 से गुणा कर दिया जाता है। वही मैंने 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा किया है। अब सिंपल यूनिट सेल में निकाला है तो सिंपल यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? 1 बताया गया था। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 2। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले वहां बताया था। तो आइए तो देखिए, आप लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यहां पर कर दिया गुणे 100। और घन का आयतन बराबर a क्यू, भुजा क्यू, वही चीज मैंने यहां पर दिया है। अब r बराबर उसमें निकाला है, अभी कुछ देर पहले निकाला, गोले की त्रिज्या और इकाई शेल के किनारे के लंबाई के बीच संबंध निकाला था। उसमें आपको बताया था r बराबर a/2, तो a/2 के होल क्यू मैंने यहां कर दिया, होल क्यू किया। अब क्यों r के जगह पर हम लिख दिया a/2, क्योंकि r बराबर a/2 होता है सिंपल यूनिट सेल के लिए, तो वहां मैंने मान रख दिया, मान रखकर उसका होल क्यू कर दिया। अब कुछ नहीं किया मैंने। अब देखिए आसानी से जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने AQ जो था, AQ से AQ को काट दिया और 2 का Q कीजिएगा तो 8 होगा, और 8 4 दूना 8, और ये 2 को 22 से काटा 11, ये 3 और 7 यहाँ नीचे बचे, तो 3 में 7 का गुणा किया तो 21 हुआ, और 11 में 100 का गुणा किया तो 1100 हुआ। अब आप 1100 में 21 का भाग दीजिएगा तो 52.36% आएगा। भाग तो बताना नहीं पड़ेगा, हमें उम्मीद है कि भाग जानते होंगे। तो इतना हुआ। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ठीक उसी तरह से चलेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा इसमें कितने परमाणु होते हैं? 2, इसलिए इसमें गोला कितना है? 2, तो 2 से हमने गुणा कर दिया, अब बाकी ज्यों का त्यों रखा। अब यहां अभी कुछ देर पहले अभी मैंने बोर्ड पर आपको समझाकर निकाला था कि इसका मान क्या होता है, r बराबर √3/a 4a होता है। तो मैंने r की जगह पर √3/4a रख दिया और उसका होल क्यू कर दिया। करने के बाद देखिए मैंने आसान तरीका से ये काटा है, और काटते हुए आप लोग को लेकर आया है। कोई तो हमको दे, जैसे 8 से इसको डिवाइड किया 64 को तो 8 आया। अब इस 8 को आपको ये 2 से डिवाइड किया तो 11 हुआ, और 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 हुआ, अब 4 को 100 से डिवाइड किया तो 25 हुआ। अब यहाँ 25 और √3 में गुना किया, और √3 का मान आप जानते हैं 1.732 होता है। अब यहाँ पर 25 और 11 से गुणा किया तो 275 हुआ, और उसमें 1.732 से गुणा करके 7 से भाग देने पर 68.04% हुआ। अब आए हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल में आए, तो इसमें भी वही चीज है, सेम टू सेम। अब आपको याद होगा फेस सेंटर्ड में कितने परमाणु मैंने बताया था? 4, तो मैंने वही किया, फार्मूला पर 4 से गुणा कर दिया। अब 4 से गुणा किया और वो ज्यों का त्यों बाकी सब लिखा। तो आइए देखें, देखिए वही किया, ऊपर पर जरा गौर कीजिएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100/a क्यू, तो 4 में 4 करेंगे 16, 16/3, किसी को कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने दिया है यहाँ पर 16/3। अब पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और आर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अभी बताए थे कि r बराबर होता है a/2√2, कुछ देर पहले समझाया था, वो r के जगह पर हमने ये मान रख दिया। जब मान रखा तो अब इसका क्यू कीजिएगा तो AQ होगा, और 2 का क्यू कीजिएगा 8 होगा, और √2 का कीजिएगा तो 2√2 होगा क्यू। तो मैंने वह किया तो 8 दूना 16, 16√2 हो गया। अब मैंने काट दिया AQ के AQ को,
16 से 16 को काट दिया, अब नीचे बच गया 3 × 7 21 बच गई और √2 बच गई। तो हमने, आप जानते हैं हर का परमीकरण करने के लिए कि जो नीचे रहता है उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो √2 में √2 का गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और ऊपर √2 हो जाएगा। 9th क्लास में पढ़े थे। तो मैंने √2 कर दिया, ये 100 हो गया। 11 में, अब यहाँ पर 11 में 100 करेंगे तो 1100 √2 हो गया और √2 का मान 1.414 होता है, उसमें हमने गुना कर दिया, आया 1555.6 और उसमें 21 से भाग दिया 74.08। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक पैकिंग प्रगुणता किसका है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का, और सबसे कम सिंपल यूनिट सेल का। तो ये आप देने, तो यानी इतना था। अब देखिए, आप गौर कीजिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है कि बीपीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। अब आप गौर कीजिए कि बॉडी सेंटर्ड में कितना माना आया है? 68.04%। अब इतना जगह घेर लिया गया तो बचा कितना भाई? तो 100 में 68.04 घटा देंगे, जो मान आएगा उसके निकट वाला मान को हम आंसर मानेंगे। वही चीज यहां मैंने किया है। देख लीजिए, कहाँ गए कुछ? देखिए यहाँ पर मैंने किया है, देखिए 100 में क्या किया? 68.4, क्योंकि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में इतना स्थान घेर लिया गया, 100 में घटा दिया 31.6 मतलब लगभग 32%, मतलब ए आंसर हो गया। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था और बच्चे इसी में कंफ्यूज कर गए थे, तो ये तो आपका आंसर दिया हुआ। अब आता है कि यहाँ पर गौर कीजिएगा, लिथियम बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल रावा बनाती है। लिथियम की परमाणु की त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम की इकाई शेल का किनारा 351 pm है, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने आसानी से हल किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। केवल क्या हमको जानना है, बीसीसी में त्रिज्या और किनारे की लंबाई के बीच में क्या संबंध होता है। कुछ देर पहले मैंने बताया, आप जानते हैं r बराबर क्या होता है? √3/4a, बोर्ड पर लिखकर मैंने समझाया था। तो यहीं पर r बराबर √3/4a किया और एक के जगह पर किनारे की लंबाई का मान रख दिया, आंसर जो आया उसको लिख दिया, आसानी से बन गया। अब बताइए कि मैथ इजी है कि नहीं? हम फार्मूला जान रहे हैं कि r बराबर √3/4 इंटू a होता है, a बराबर क्या? इकाई सेल के किनारे की लंबाई। तो इकाई सेल के किनारे की लंबाई देखिए 351 pm दिया है। अब मैंने उसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आसानी से मैंने इसको √3/4 और 351 से किया। √3 का मान 1.732 होता है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 0.433 आता है, इसको इसमें गुना करेंगे लगभग 152 pm आता है। क्योंकि 151.98 आता है तो हम उसको 152 लिख देते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, मैंने बताया है इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछता है, और ये जो डायमेंशन है यूनिट सेल के कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, दूसरा होता है क्रिस्टल का घनत्व, तीसरा होता है एटॉमिक मास, और चौथा होता है यूनिट सेल में एटॉम्स की संख्या, और पांचवा होता है एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर आप लोग को याद होगा, जब मोल पढ़े होंगे तो 6.022 × 10⁻23 इसका वैल्यू होता है। तो इसका तो फिक्स है, बाकी ये 4 निकालने के लिए होता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला होता है D बराबर ZA/AQN, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग जानेंगे और इसके द्वारा हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तत्व A एटॉमिक मास 100 BC रचना रखता है, जिसके इकाई सेल के किनारे की लंबाई 400 pm है, A का घनत्व और
10 ग्राम ए में इसके इकाई शेलों की संख्या ज्ञात करें। तो ये 2010 में आप लोग को बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्जाम जो था, एनुअल एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो भाई अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, गौर कीजिए, D बराबर ZA बटे में AQN है। बस इस फॉर्मूले पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैथ बनाने का सबसे फर्स्ट रूल है कि जो जो दिया है उसको लिख ले और क्या निकालना है उसको वाट कर ले और निकालने वाले का फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगी। नहीं याद करो ना कुछ करो, क्वेश्चन से ही आंसर। देखिए मैंने वही चीज किया है, आप गौर कीजिए। दिया है क्या, एटॉमिक मास ए दिया है कितना, 100। बीसीसी यूनिट सेल के लिए Z बराबर क्या होता है, आप जानते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कितना बार बोले हैं, कितने, 2, तो 2 लिख दिए। यूनिट सेल के किनारे की लंबाई ए दिया हुआ है 400 pm। अब आप जानते हैं कि अगर मीटर में बदले तो कितने से गुणा करना होता है, 10 के पावर -12। तो मैंने 10 के पावर -12 से गुणा कर दिया मीटर में बदलने के लिए, और इतने में ये क्या हो गया, 4 × 10 के पावर -10 m हो गया। क्योंकि आप जानते हैं 2 0 से 12 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10, इसलिए 4 × 10 के पावर -10 m दे दिए। अब ए का घनत्व हमको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है बोले थे, लिख लेना है। तो हमको ए जो है उसका क्या ज्ञात करना है, घनत्व करना है, और यूनिट सेल की संख्या। यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना आसान है। पहले हम लोग जो दिया है उसके परमाणु की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और जितनी परमाणु आएगा 20 रहेगा तो 2 से भाग दे देंगे। मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल रहेगा तो 2 से भाग देंगे, और सिंपल यूनिट सेल रहेगा तो ज्यों का त्यों जितने परमाणु उतना लिख देंगे, उतनी संख्या है। और यदि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल रहेगा तो उसमें 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 परमाणु बराबर 1 यूनिट सेल होगा वो, और बॉडी सेंटर्ड 2 परमाणु बराबर 1 यूनिट सेल होगा, तो 2 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। इजी है ना। अब घनत्व निकालना है, घनत्व का फॉर्मूला D वाला बैठाया है यहाँ, देखिए D बराबर ZA बाई AQN। Z दिया है 2, A 100, AQ 4 × 10 के पावर -10 के होल क्यू कर दिए, और n का मान तो फिक्स है, आप लोग जानते ही है, 6.022 × 10 के पावर 23। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप हल किया ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर मैंने 2 से काटा, इसको पहले 32 आएगा, और ये देखिए 10 के पावर 23 है, और ये 10 के पावर -30 है, ये प्लस है। तो आप जानते हैं यदि गुणा हो और आधार सेम हो तो पावर जुटता है, तो -30 और +23, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो जो ज्यादा होता है, ज्यादा में अगर चिन्ह विपरीत हो तो ज्यादा वाले में से कम को घटा लेते हैं और वो चिन्ह लिख देते हैं। तो देखो चिन्ह विपरीत है, माइनस है, ये प्लस, कौन ज्यादा है, माइनस वाला, तो माइनस वाला कम दिए पावर। अब इसमें 30 में से 23 घटा दिए, 7 हो गया, तो 10 के पावर -7 हो गया। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदलता है, आप लोग को मालूम है, आप लोग 12 में है तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। देखिए मैंने 10 के पावर 7 कर दिया, और 32 और 6.022 में मैंने गुणा किया तो 192.704 आया। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 लिखे, और जितने अंक हैं उतना मैंने 0 लिख दिया, और इसको मैंने काटा। काटने के बाद हमारा जो बचता है 25, 125 और 10 के पावर 7, और नीचे बचता है 6022। अब हमने 25 125 में गुना किया, 3125 आया, और नीचे आया 6022, यानी 6022। अब देखिए ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा, तो हम अगर भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो हम क्यों ना एक इसका 10 लेकर यहाँ 0 बैठा दे, और यहाँ 10 के पावर 6 कर दे, 10 के पावर 6 किए, यहाँ 0 बैठा दिया। अब इसको मैंने भाग दिया इससे डायरेक्ट इसमें, तो 5.19 आया, तो हमने लिख दिया 5.19 × 10 के पावर 6 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व निकल गया आंसर। अब आया 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। जब आपको मोल पढ़ाया गया होगा तो दिया गया है, बताया गया होगा फार्मूला, एकदम इजी फार्मूला बताया गया होगा। किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान गुणे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। बस वही मैंने किया है। दिया गया द्रव्यमान 10 गुणे
6.022 गुणा 10 के पावर 23। अब बटे में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 100 दिया है, 100 कर दिया। अब इसको हमने डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया, ये 10 था, इसमें काट दिए 10 के पावर 22, यानी 6.022 गुणा 10 के पावर 22 हुआ। और आपको बताया 1 में 2 होता है परमाणु। अब मैंने उसको क्या किया, यहाँ 10 ग्राम ए में इकाई शेलों की संख्या अब निकाला, क्योंकि परमाणु इतने हैं और एक इकाई शेल में 2 होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, जितना आया आंसर हो गया। तो 3.011 इंटू 10 के पावर 22। इस प्रकार से मैंने आपको यहां तक जानकारी दिया कि कैसे आप बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, क्या पूछता है, कैसे आंसर देना है और कितनी इजी तरीके से देना है, इन सभी चीज़ों की मैंने जानकारी दिया। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरे इस क्लास से लाभ उठाएंगे और मैं बहुत जल्द ही इसके दूसरे पार्ट लाऊंगा, जिसमें ये पूरी चैप्टर समाप्त हो जाएगी। और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि ये केमिस्ट्री के साथ साथ इसमें फिजिक्स से भी रिलेटेड बोर्ड में क्या क्वेश्चन किया है और उसका आंसर आप कैसे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।